किसान आंदोलन इस भारत के लोकतंत्र का भविष्य तय करने वाला है। किसानों का साथ दीजिए। एक सरकार बनती है, कल गिर जाएगी। देश अगर गिर गया, लोकतांत्रिक भविष्य मिट गया, तो फिर आने वाली पीढ़ियां आपसे एक ही सवाल कि दिल्ली जहां से नियम बनाए जाते हैं, अगर तुम्हारे खिलाफ नियम बने तो उसके लिए लड़ने की कवायद रखो। चौधरी चरण सिंह कभी हवाई जहाज से नहीं घूमते थे। चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी छोटू राम, डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू। हमारी पीढ़ी के युवाओं के सामने यह आंदोलन दो प्रकार से बहुत अहम है, जिसको मैं आंदोलन के बीच में शामिल होकर के भी और खुद लिखने पढ़ने में महसूस कर रहा हूं, वो आपसे साझा कर रहा हूं। सबसे पहली बात, यह किसान आंदोलन हमारी पीढ़ी के युवाओं के बीच, जिस पीढ़ी के युवाओं ने चौधरी चरण सिंह को नहीं देखा, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को नहीं देखा, जिन युवाओं ने चौधरी छोटू राम को नहीं देखा, किसानों की बात करने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबू जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, रामस्वरूप वर्मा, इन तमाम लोगों का, ललई सिंह यादव, इनको नहीं देखा जाना, उन युवाओं के बीच में यह किसान आंदोलन उनकी आंखों के सामने एक नए बनते हुए इतिहास के रूप में आ रहा है। और इस समय सरकार ने क्या किया है, 280 रुपए क्विंटल एमएसपी माना है, जो 3 साल से बढ़ा नहीं है। क्या 3 साल में महंगाई नहीं बढ़ी? पेट्रोल की कीमत इस समय 100 रुपए हो गई। जिन्होंने कहा था कि पेट्रोल आधे दाम पर होगा, पाकिस्तान में भी पेट्रोल सस्ता मिलता है, कहां गई केंद्र सरकार? तो एक नागरिक बोध अगर आप में जिंदा होगा तो आप विचार जरूर करेंगे कि महंगाई बढ़ रही है कि नहीं। अगर महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो किसान के ये गन्ना मूल्य 3 साल से आपने क्यों नहीं बढ़ाया? अब अगला आंकड़ा देखिए। अभी ताजा एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, 18 फरवरी 2021 की यह रिपोर्ट है कि 212 करोड़ रुपए बकाया जिन 4 चीनी मिलों पर था, पूर्वांचल की वो 4 चीनी मिलें बंद हो गई। और वो कौन कौन सी चीनी मिल है? महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और बस्ती, इन 4 जिलों की चीनी मिल जिन पर 212 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया है, वो चीनी मिलें बंद हो गई। जो इकोनॉमी काम कैसे करती, देखिए आसान भाषा में समझा रहा हूं। पैसा अगर है, मान लीजिए कांशीराम, मान्यवर कांशीराम की भाषा में बात करें, कांशीराम जब भी किसी भाषण में जाते थे तो कलम लेकर जाते थे और कलम को ऐसे कहते थे कि देखो सत्ता पर यहां कुछ लोग बैठे हैं और आप नीचे हो और आप पर शासन कर रहे हैं, आप वंचित, शोषित, किसान, मजदूर, कामगार, नौजवान, ये सारे लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी, सत्ता का चरित्र हमें बदल के ऐसे करना है, तब जाकर के लोकतंत्र व्यवस्थित होगा। हमें इस भाषा में समझिए। पैसा अगर ऊपर कुछ लोगों तक सीमित रहेगा तो पूरी इकोनॉमी चौपट हो जाएगी, क्योंकि पैसा रोटेट नहीं हो रहा है। यह पैसा यहां से चलकर सबसे गरीब आदमी तक पहुंचे और यहां से जब वो खरीदे कोई सामान फिर वापस यहां पहुंचे, तो इकोनॉमी साइकिल में चलती है। आप खुद सोचिए, आपके गांव में अगर प्रधान के पास 1 करोड़ रुपया हो जाए और उस गांव में बाकी लोगों के जेब में 1-1 हजार रुपया भी ना हो, उस गांव का कोई वैल्यू है? हमारे आज आपके गांव में क्या हो रहा है? एक पैसा एक जगह पे संकेंद्रित हो रहा है। इसलिए इकोनॉमी को रोटेट करना बहुत जरूरी है। तो गन्ना या व्यावसायिक फसलें पूरी इकोनॉमी को रोटेट कराती थी और तब आपका पैसा अगर वहां पर लगा है, पैसा मिलता है, तो पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। आप लोगों ने किसानों के इतने, एक फसल का बात बता रहा हूं, 212 करोड़ रुपए केवल 4 चीनी मिल के बकाया नहीं चुकाया और उसे बंद कर दिया चीनी मिल। यानी अब वो बकाया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह उत्तर प्रदेश सरकार कभी नहीं बताती। और क्या खेल किया उत्तर प्रदेश सरकार ने? शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966, किसी प्रधान देश था यह देश? चौधरी चरण सिंह, चौधरी छोटू राम, डॉक्टर लोहिया, तमाम उन लोगों का था जिन्होंने किसानी की बात की। जब भी किसानी की बात आती है तो मुझे एक नायक बहुत याद आता है और आप लोगों से विनती है, थोड़ा पढ़ाई करिएगा। ज्योतिबा फूले को पढ़िएगा।
उन्होंने किसान का कोड़ा एक किताब लिखी, हिंदी में मिल जाएगी, हर जगह पढ़ना चाहिए। किसान का कोड़ा। इस देश को बनाने वाली, इस देश को खड़ा करने वाली जातियां कौन सी हैं? जो किसान, कामगार, मजदूर, श्रमिक, वंचित तबके की हैं, जिन्होंने मेहनत से इस देश को बनाया। और आज चंद पूंजीपतियों के हाथों सब कुछ बेचने वाले दरअसल राष्ट्रद्रोही ही हैं। इस बात को कहने का आत्मविश्वास लाना होगा हमें। संविधान ने, एक लोकतांत्रिक देश ने हमें आत्मविश्वास दिया है, और कम से कम पिछड़े तबके के लोगों को याद रखना चाहिए। घर से रामायण, रामचरितमानस और गीता बाइबिल के लिए कुछ देर के लिए किनारे रखिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए। संविधान ने जबान दी और मंडल कमीशन ने आंख में आंख डाल करके सच बोलने की हिम्मत। और आप तब देखेंगे कि किसानी ही नहीं चौपट हो रही है, हमारा भविष्य चौपट हो रहा है, लोकतंत्र का भविष्य चौपट हो रहा है। क्या क्या नियम बनवाया था? लड़ करके 350 बार चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जेल गए। डॉक्टर लोहिया, जब भारत आजाद हुआ तो डॉक्टर लोहिया किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, इसके लिए दिल्ली में रैली कर रहे थे और अपनी चुनी हुई सरकार के सामने जेल में गए थे। ऐसे देश बना था। तो उस समय क्या नियम बना? शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966, और इसमें क्या कहा गया? गन्ना उत्तर प्रदेश का किसानों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन है, तो 14 दिन के भीतर भुगतान होना जरूरी है। और अगर 14 दिन के भीतर बकाया भुगतान गन्ने का नहीं होगा तो 15% वार्षिक ब्याज की दर से सरकार किसान को उस बकाये का देगी। यानी 100 रुपया अगर उस किसान का बकाया है किसी चीनी मिल में, तो 1 साल का 15 रुपया जोड़कर उसे 115 रुपया दी जाएगा। 3 साल से किसानों का गन्ने का मूल्य ही नहीं चुकाया गया और 212 करोड़ रुपए वाली बकाया वाली 4 चीनी मिलें बंद हो गई। ब्याज की छोड़िए साहब, मूलधन तक खत्म हो गया है। हम उस दौर में हैं। फिर से और एक चीज सोचिए, संकट क्या आ रहा है किसानी में। पूर्वांचल पर फोकस कर रहा हूं अभी दोस्तों। पूर्वांचल में भी एक फसल गन्ने की, अभी मैं बात करूंगा सब्जियों की, तो कैसे टमाटर 3 रुपए किलो, 5 रुपए किलो आपके चौटी चौराहे पर बिकता है। फसल में गोभी का, टमाटर का रेट 1 रुपया किलो गोभी, 3 रुपया किलो टमाटर, किसान उसे बर्बाद कर देता है। भंटा और जो है तो हरी सब्जियां जो तुरंत खराब हो जाती हैं। पूर्वांचल के लोगों विचार करिए, अगर मंडी होती, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होती, तो मंडियों से, अभी सड़कें बनाई थी पूर्वांचल योजना, और मैं सुन रहा था अखिलेश यादव जी को, उनके पास एक ख्वाब था कि हाँ भाई ये सड़कों की चेन बनाएंगे, तमाम एक्सप्रेसवे बनाएंगे और उस एक्सप्रेसवे के पास मंडियां बनाएंगे। तो उसमें क्या होगा, 3 रुपए किलो टमाटर जो है, जब वो मंडी तक किसान ले जाएगा, हरी सब्जी ले जाएगा, गोभी ले जाएगा, तमाम चीजें ले जाएगा, तो उस चेन के जरिए वो उसे पहुंचाएगा बड़ी मंडी तक। और फिर वो उसका जो शहर में, आज मैं दिल्ली में बैठा हूं, इसको एग्जाम्पल समझिए, मैं 30 रुपया किलो से 50 रुपया किलो टमाटर खरीद रहा हूं और किसान को कितना मिला? 3 रुपए से 5 रुपया। कहीं दुनिया में कोई ऐसी अर्थव्यवस्था आपने देखी है जिसने पैदा किया उसे 3 रुपया मिल रहा है और हम आखिरी उपभोक्ता हैं, उसे 30 रुपया में खरीद रहा है? ये 27 रुपए का गैप कौन कमा रहा है? ये वही छोटे लोग कमा रहे थे जो अब अंबानी और अडानी कमाए। इसके लिए 3 कृषक कानून लाए गए हैं। अब फिर से उस किसान वाली बात को देखिएगा। उसमें क्या होता है, फसल चौपट हो जाए, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, यानी ज्यादा बारिश हो जाए, कम बारिश हो जाए, तो इन सारी चीजों के समय क्या हो गया, रेड रॉट यानी ललका कैंसर से लेकर के तमाम ये भारी बारिश गन्ने की फसल को कमजोर किए, खेत कमजोर होने लगे। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि गन्ने का पैदावार घटती गई और चीनी मिलें बंद होती गई। कहां तो नई चीनी मिल खोलना था। मान लीजिए 70 साल में कुछ नहीं हुआ था, आप 70 चीनी मिल खोल देते पूर्वांचल में और गन्ने की फसल पैदावार बढ़ जाती। आज लोगों ने गन्ना बोना छोड़ दिया। हमारे यहां भोजपुर में कहावत चलती है, जेठ में जरे अगान में ठहरे, ऐसन खेती उफर पर है। मैंने थोड़ा भोजपुरी में उसको बदल के कहा है, जेठ में जरे, गर्मी में जल करके वो खेती होती थी, और अगहन में ठहरे, एकदम ठंड में उसको काटते थे। क्यों? क्योंकि वो व्यावसायिक फसल थी। तो गन्ने को अगर आधार बना लो तो पूर्वांचल के सारे साथियों आप समझ जाओगे कि आपकी खेतियां कैसे बर्बाद हो गई। 14 फरवरी 2021 को यूपी सरकार ने, यूपी कैबिनेट में किसान आंदोलन चल रहा है और उन्होंने यूपी कैबिनेट ने फैसला लिया कि गन्ने का पुराना रेट कायम रहेगा, रेट नहीं बढ़ाएंगे। इतना निर्लज्ज, इस तरह की कोई किसान हितैषी सरकार हो सकती है क्या?
ये मठाधीश अजय सिंह बिष्ट के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जहां किस तरह उन्नाव हाथरस में बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, जहां युवाओं पर अत्याचार हो रहा है, ठोकों की नीच चल रही है, फेक इनकाउंटर हो रहा है, राम मंदिर के नाम पे चंदा जुटाया जा रहा है, ये सब देखिए आपका नागरिक बोध अगर जाग रहा है तो इन चीजों पर विचार करिए। मैं चूंकि आज आया हूं किसानों पर बात करने, तो यह सवाल मेरा है कि 14 फरवरी 2021 को यूपी कैबिनेट, जिस समय इस देश का अभूतपूर्व किसान आंदोलन चल रहा है, यूपी कैबिनेट यह सब निर्णय लेती है कि गन्ने का रेट नहीं बढ़ाएंगे। और क्या करती है यूपी सरकार, 120 चीनी मिलें, उसका डेटा कहता है 13 फरवरी तक 6113.87 लाख कुंटल गन्ने की पेराई हुई, 629.31 लाख कुंटल चीनी का उत्पादन हुआ यूपी में, 8164 करोड़ रुपए भुगतान हुए। और इस वेबसाइट से बकाया गन्ने का कितना है इसको हटा दिया गया। पिछले साल तक उत्तर प्रदेश में जो फूड कॉर्पोरेशन का उनका आधिकारिक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो कितना भुगतान किया गया और कितना बकाया है, ये दोनों आंकड़े दिए जाते थे। और इस समय उत्तर प्रदेश में बकाया को कहीं हटा दिया गया। जैसे आपको पता है 2016 के पहले तक एनएसएसओ आंकड़े जुटाता था कि इस देश में बेरोजगारों की संख्या कितनी है। अब वो आंकड़े जुटाना ही बंद कर दिया। कोविड काल में जैसे बाबा अजय सिंह बिष्ट ने, हम लोग पढ़ाते हैं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं तो लोगों को कहता हूं कि कहावत चलती है, सम स्टडी सम कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। अगर इसको हिंदी तर्जुमा कर दे तो बाबा अजय सिंह बिष्ट ने क्या किया, सम टेस्टिंग सम कोरोना, मोर टेस्टिंग मोर कोरोना। तो उन्होंने क्या अपनाया, नो टेस्टिंग नो कोरोना। तो कोरोना की आड़ में किस तरह से उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ ये आपको पता है। हर जगह चौराहों पर रोक लिया गया ट्रैक्टर है, 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया ये ठोको नीति वाले फेक मठाधीश ने, जो किसान जा रहे हैं आंदोलन में। अरे किसानी से इस देश का वजूद है, तो ये चीज आप कहां कर रहे हो। तुम किसानों के ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोक रहे हो और अभी क्या कर रहे हो कि इतना पैसा बकाया है, गन्ने का रेट 3 साल में नहीं बढ़ेगा और जितना पैसा बकाया है वो 3 साल का मिलेगा भी नहीं। किसके लिए वो प्रदेश है, कैसा राम राज्य है, कौन है वो लोग जो इस राम राज्य में खुश हैं। किसानी इस देश की बुनियाद है। हम भले आज किसान नहीं हैं, हमारी जड़ें किसानी में। तो ये एक चीज जो है ये हटा दिया, वेबसाइट से हटा दिया, नो आंकड़ा। अब आप आंकड़ा नहीं है तो राम मंदिर बनाने पर खुश रहिए, मैं इसका घोर विरोधी हूं। जिस समय इस देश में नए विश्वविद्यालयों की इमारत बनाई जानी थी, कभी इस जमाने में लोग चंदा जुटाते थे कि विश्वविद्यालय बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, पुस्तकालय बनाएंगे, वहां मंदिर बनाने के लिए चंदा जुटाया जा रहा है और दलित पिछड़े आदिवासी लोग चंदा देकर के खुश हैं। खुश होइए, लेकिन विचार करिएगा नई शिक्षा नीति में 15,000 स्कूलों को बंद किया जाएगा और 45,000 डिग्री कॉलेज को कम करके 12,000 से 14,000 डिग्री कॉलेज किए जाएंगे। बाकी डिग्री कॉलेज या तो बंद किए जाएंगे या किसानों की तरह अंबानी और अडानी के हाथों में बेचे जाएंगे। तो ये तीनों कृषि कानून, जो मंडी बंद करो, मंडी आपके यहां नहीं है, आप सोचिए कि अगर आपके यहां मंडी होती तो कितना बड़ा काम होता। वो टमाटर जो 3 रुपया किलो आप खरीदे बेचे, गोभी 1 रुपया किलो बेचे। अगर मैं जानता हूं मेरे जिले में अगर एक मंडी हो जाए और ट्रांसपोर्टेशन जैसे सड़कें जो बन रही थी, वो सड़कें की चेन अगर समाजवादी सरकार में जो बन रही थी वो चेन बन जाए तो वो 3 रुपए की बजाय 13 रुपए उसको मिलेगा किसान को। तो वो किसानी आपने चौपट की, और किसानी में सबसे ज्यादा किसके परिवार है, इस देश की कमेरा जाति के। चौधरी छोटू राम के शब्दों में कहूं तो ये जंग कमेरा बनाम लुटेरा की है। ये सारे लोग जो मठाधीश हैं ये प्रतीक हैं किसके, जिन्होंने इनको चुनाव देकर जितवाया है, जो रोज आपको व्हाट्सएप पे भेज देते हैं मंदिर बनेगा तो ये होगा, मुसलमान की संख्या बढ़ रही है, तुम्हारा दुश्मन कौन है, मुसलमान, तुम पिछड़े हो तो तुम्हारा दुश्मन ये है, तुम दलित हो तो तुम्हारा दुश्मन ये है। अरे भाई सबका दुश्मन कौन, निजीकरण। सबका दुश्मन कौन, जो लोकतंत्र के भविष्य पर खतरा बना हुआ है। तो ये मंडी तोड़ो एमएसपी छोड़ो कानून है। हमारे यहां मंडियां खत्म हो गई, पूर्वांचल की खेतीबाड़ी चौपट हो गई है। इसको गन्ने से अगर आपने समझा है तो देखिए कि चीनी मिलें बंद हो रही हैं, जैसे आपके बच्चों के स्कूल बंद हो रहे हैं ना, विश्वविद्यालय बंद। पूरे पूर्वांचल में कौन विश्वविद्यालय बचा हुआ है, विश्वविद्यालयों की इमारत खत्म की जा रही है, तोड़ी जा रही है और वहां मंदिर बनाए जा रहे हैं। यही अब आपके भविष्य बच्चों का ये, कहां विश्वविद्यालय बनते, स्कूल बनते, मंडियां होती तो 3 रुपए टमाटर नहीं बिकता, 1 रुपए गोभी नहीं बिकती।
वो गोभी हम 20 रुपए किलो खरीद रहे हैं, किसान को 1 रुपया। ये मंडी खत्म होने की वजह से हुआ। तो जो किसान लड़ रहे हैं वो मंडी बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जो किसान लड़ रहे हैं वो एमएसपी बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और जो किसान लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि कारपोरेट खेती हम नहीं होने देंगे। कल्पना करिए, एक रिलायंस का एक उद्योग आएगा, वो कहेगा कि इस खेत को हम लीज पर तुमको दे रहे हैं, मेरे मुताबिक खेत में अनाज पैदा करो, हम तुमको 20 रुपए कुंटल देंगे, मान लीजिए। और सरकारी मंडी एक तरफ है, तो प्राइवेट मंडी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, सरकारी मंडी पर टैक्स लगेगा। तो पहले कौन जाएगा? जहां टैक्स नहीं लगेगा, प्राइवेट मंडी अपने। इसको इस आसान भाषा में समझिए, क्या सरकारी स्कूलों को खत्म करने के लिए, सरकारी अस्पतालों को बंद करने के लिए कोई फरमान आया था? कोई सरकारी आदेश आया? नहीं आया। उसके बराबर में प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट विश्वविद्यालय, प्राइवेट हॉस्पिटल खड़े कर दिए गए। सरकारी को पैसा देना कम कर दिया, प्राइवेट में पैसा अकूत लगता गया, क्योंकि वो काला धन से जो पैसा बनाया है, काला धन से डिग्री कॉलेज खोला है, काला धन से प्राइवेट हॉस्पिटल खोला है, उसने चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी उसको दिया। तो अपने आप सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल बर्बाद हो गए। वैसे ही सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी। और तब क्या करेंगे? कारपोरेट खेती का जो दूसरा कानून है, उस कानून के जरिए आपसे कहेंगे आप ये फसल पैदा करो। जब खरीदने की बारी आएगी, मंडी आपके यहां होगी नहीं, तो आपकी फसल को कहेंगे कि आलू आपका मीठा है, आपका धान पतला है, आपका गन्ने में रस कम है, खारा है, आपका जो है गेहूं पाला मारा हुआ है, आपके आलू में कोई दम नहीं है। तो 10 रुपया किलो जो हम खरीदने का वादा किए थे, वो वादा पूरा नहीं करेंगे। 5 रुपया किलो देना है तो दो, नहीं तो जाओ। और जब वो बकाया पूरा नहीं करेगा, जब वो 5 साल तक अगर वह किसान चुका नहीं पाएगा उसको जो फसल का वादा हुआ है, तो वो खेत किसका हो गया? उस कारपोरेट का हो गया। तो खेती बिक जाएगी, इसलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। और तीसरा कानून जो है, वह कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन कानून। आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन का मतलब यह होता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जिसको कोई भंडारण नहीं कर सकता, कालाबाजारी जिसको कहते हैं। इस कानून में क्या कर दिया गया पता है? इस कानून में यह संशोधन कर दिया गया है कि युद्ध और आपात स्थिति छोड़ करके किसी भी फसल का, किसी भी अनाज का असीमित भंडारण कोई भी कर सकता है। तो हमारे आपके घर में कोठिला बना होता था, मिट्टी का कोठिला होता था, जिसमें थोड़ा बच जाता था खाने पीने से, तो संभाल कर गेहूं रखा जाता था कि घून न लग जाए, संभाल कर आलू रख दिया जाता था धूप में कि धूप लगती रहे, सड़े न। ज्यादा जिस दिन हो जाता था, रखने की जगह नहीं होती थी। तो भंडारण कौन करेगा ज्यादा फसल पैदा होने पर? जिसके पास बड़े बड़े गोदाम होंगे। और वो गोदाम इस कृषि कानून आने के पहले ही अंबानी और अडानी ने इस देश के कम से कम दर्जन भर राज्यों में बनाना शुरू कर दिया है, प्राइवेट ट्रेन बनानी शुरू कर दी। तो भंडारण कौन करेगा? वही अंबानी अडानी जो आपका खेत खरीद रहे हैं, जो मंडी खत्म होने की वजह से प्राइवेट मंडी ले आएंगे। तो जब भंडारण होने लगेगा तो महंगाई और कालाबाजारी दोनों एक साथ आएगी। और वो किसके ऊपर आएगी? केवल किसानों के ऊपर नहीं, आम नागरिक के ऊपर आएगी, और असल में वो लोकतंत्र के भविष्य पर आएगी। तो मेरा कहना यह है दोस्तों, शायद मैं थोड़ा तेज बोल गया, विषय बहुत बड़ा है। इस देश का भविष्य किसानी पर टिका है। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार जब थी तो वो नारा लगाते थे कि दवा पढ़ाई सस्ती हो और सिंचाई पढ़ाई मुफ्ती हो। तो सिंचाई, दवाई, पढ़ाई निःशुल्क होनी चाहिए, यह है समाजवाद। और मैं तो कहता हूं इस दुनिया का एक खूबसूरत विचार का नाम है समाजवाद। और समाजवादी ई पाठशाला में जब आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है, तो मैं जाते जाते आपसे निवेदन कर रहा हूं, डॉक्टर लोहिया की इतिहास चक्र हिंदू बनाम हिंदू, डॉक्टर चौधरी चरण सिंह की किसान आंदोलन पर किताब है, उनके डॉक्टर लोहिया के शिष्य हुआ करते थे किशन पटनायक की किताब है। फिर कभी अगर मिलेंगे तो हम किताबों की सूची आपको देंगे। किसान आंदोलन पर किशन पटनायक की किताब है। चौधरी छोटू राम के बारे में पढ़िए, राम स्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव के बारे में पढ़िए, ये जगदेव बाबू के बारे में पढ़िए। और तब ये सोचिए कि ये तीनों कृषक कानून और इनके खिलाफ चल रहा आंदोलन, मजदूर तो इतने कमजोर हैं कि मजदूरों के खिलाफ 3 कानून लाए गए, उसका विरोध ही नहीं हो पा रहा। नई शिक्षा नीति में मंदिर खुल गए, विश्वविद्यालय बंद हैं। ऐसा कैसा देश है भाई?
तो विश्वविद्यालयों से ही सारा कोरोना आता है। क्यों? क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। कहीं छात्र, शिक्षक, नौजवान, बेरोजगार नौजवान किसानों के साथ खड़ा होकर के इस देश को, जमहूरियत को बचाने का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा कर दे, इसके डर से आप कोविड काल में ये तीनों कानून ले आए। जिस समय दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, आप तबलीगी जमात से लड़ रहे थे और चुपके से ये तीनों कानून ले आए, बिना संसद में कोई असंवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए ले आए। और उसके बाद किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, मुसलमान लड़ा तो उसको पाकिस्तानी कहते थे, दलित पिछड़ों को तुम लोग नक्सली कहते थे, आज किसानों को खालिस्तानी कह रहे हो। किसानी का सम्मान नहीं, जन आंदोलनों के चरित्र पर हमला। हमारी पीढ़ी के लोगों को सोचना है, लोकतंत्र बचेगा, इनकी सरकार गिर जाएगी, लेकिन अगर किसानी नहीं बचेगी तो फिर बचेगा क्या? केवल राम मंदिर, केवल घंटा बजाना। हमारे पुरखों ने हल चलाया, हथौड़ा चलाया और हमारे हाथ में कलम पकड़ाई ताकि हम उनका मुस्तकबिल बदल सके। आज हमारे हाथ से कलम छीन ली गई, नई शिक्षा नीति, स्कूल, डिग्री, कॉलेज सब बर्बाद। और हल पकड़ने अगर आप वापस जाएंगे तो हल भी नहीं बचेगा, क्योंकि वह हल किसी अंबानी और अडानी ने खरीद लिया होगा, वह खेत किसी अंबानी और अडानी का होगा, वहां एक पूस की रात का हल्कू किसान की बजाय मजदूर बनने पर आमादा होगा। इसलिए किसान आंदोलन इस भारत के लोकतंत्र का भविष्य तय करने वाला है। किसानों का साथ दीजिए। एक सरकार बनती है, कल गिर जाएगी। देश अगर गिर गया, लोकतांत्रिक भविष्य मिट गया, तो फिर आने वाली पीढ़ियां आपसे एक ही सवाल पूछेंगी, तुम्हारी आंख के सामने यह सब जब किया जा रहा था तो क्या कर रहे थे? कम से कम आंख में आंख डालकर बता सके कि हम अपना भविष्य बचाने के लिए लड़ रहे थे। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी